नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पूरू धवन और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इन वेट के बारे में कि पैरालिसिस पेशेंट इन वेट की हेल्प से कैसे अपनी आर्म के अंदर, अपनी एल्बो के अंदर, अपने शोल्डर के अंदर ताकत बढ़ा सकता है। तो पहले जान लेते हैं कि ये वेट किन पेशेंट ने इस्तेमाल करना है। जिन पैरालिसिस पेशेंट की आर्म पूरी उठनी शुरू हो जाए बट उसमें ताकत ना हो, बहुत जोर लगाना पड़ता हो, उन पेशेंट के लिए ये वेट हेल्पफुल हो सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल से हैं, बहुत कॉस्टली नहीं है, 200-300 रुपये के आते हैं। ठीक है, आपने क्या करना होता है, इसको अपने हाथ पे इस तरह से टाई अप करना होता है। तो ये जो वेट मैंने ले रखा है ये 1/2 kg का है। अब 1/2 kg को आप बहुत हल्का मान सकते हैं, बट जब हम एक्सरसाइज करना शुरू करेंगे तो यही वेट आपको किलो 2 किलो का लगना शुरू होगा। तो हम हमेशा लो से शुरू करेंगे, जैसे जैसे हम कंफर्टेबल होते चले जाएंगे हम वेट को बढ़ा सकते हैं, हम टाइम को बढ़ा सकते हैं। तो आपने करना क्या होता है, आपने टेबल पे बैठना होता है। मैं स्टैंडिंग पोजीशन में बना रहा हूँ तो मान लो कि मेरा ये जो हाथ है वो टेबल की तरह है। तो हम इस तरह से अपनी आर्म की मूवमेंट को स्टार्ट करेंगे। ये बहुत ज़्यादा वेट नहीं है, बट ये कुछ टाइम के बाद मुझे भी महसूस होगा और आपको थोड़ा सा ज़्यादा महसूस होगा। जब तक आपकी इन मसल्स में, बाइसेप्स में दर्द होना शुरू ना हो, आपने रुकना नहीं है। ठीक है ना। अभी दर्द क्या कह रहा है उसको समझने की कोशिश करेंगे। हमारी मसल्स में दर्द तब होता है जब हमारे मसल्स के फाइबर टूटते हैं। जब वो टूट के जुड़ते हैं तो वो पहले से बड़े मोटे होते हैं और इस प्रोसेस को हम कहते हैं हाइपरट्रॉफी, मसल की हाइपरट्रॉफी। इसी वजह से लोग पहलवान जो होते हैं, जिम जब जाते हैं, एक्सरसाइज वो करते हैं तो उनकी मसल्स कितनी बड़ी बड़ी हो जाती हैं। ये जो बड़ी मसल्स होती हैं ये पैरालिसिस पेशेंट के लिए हेल्पफुल होती है, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो हड्डियों का ढांचा है। इस हड्डी के ढांचे को चला कौन रहा है, मांसपेशियाँ। अगर आपकी मांसपेशी में दम कम है या कम रेशे चल रहे हैं तो इस तरह से अपने रेशों को बार बार तोड़ तोड़ के, दोबारा से जोड़ जोड़ के हम अपनी मांसपेशियों को मोटा कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं, जिससे हमारे हाथ को चलने की ताकत बहुत अच्छी मिल जाती है। तो इन वेट का यूज़ करते हुए पहले हम अपनी एल्बो की एक्सरसाइज करेंगे। कब तक करेंगे, जब तक हमारी बाइसेप्स में दर्द होना शुरू नहीं होगा। और इसी तरह से अगर हमारा शोल्डर मूव कर रहा है तो इस तरह से हम कर सकते हैं। कब तक करेंगे, जब तक हमारी ये डेल्टॉइड मसल्स में पेन होना शुरू ना हो जाए। ठीक है ना, क्योंकि ये हाथ को ऊपर ले जाने के लिए ये वाली मांसपेशी छोटी होती है तभी ये ऊपर जाता है। अब ये एक्सरसाइज मेरे लिए जितना आसान है, पैरालिसिस पेशेंट के लिए आसान बिल्कुल भी नहीं होगी। उनके लिए ये वाली मूवमेंट आसान नहीं होती। तो आप क्या कर सकते हो, आपको मैंने पिछली वीडियोस में दिखाया था शोल्डर व्हील की हेल्प, तो आप शोल्डर व्हील को इसकी हेल्प से भी चला सकते हो। ठीक है, अब जिन्होंने शोल्डर व्हील अभी तक नहीं लिया है वो वॉल का सहारा लेते हुए इस सर्कुलर मोशन के अंदर इस वेट को यूज़ करते हुए कर सकते हैं। मगर ये आपने तब शुरू करना होता है जब आपके लिए वो चीज़ करना आसान हो जाए, जो पिछली एक्सरसाइज है वो आसान हो जाए। तो अपने लेवल को अप करने के लिए इन वेट का यूज़ करते हुए हम अपनी आर्म के अंदर ताकत बढ़ा सकते हैं। इसका यूज़ आप अपने पैरों में भी कर सकते हो, जिसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। अक्सर पैरालिसिस के पेशेंट एक्सरसाइज जो मैं आपको बताता हूँ उसी को ही ट्रीटमेंट मान लेते हैं और वो अक्सर गलत साबित हो जाता है। कारण क्या होता है कि पैरालिसिस जब हुआ था तो आपके ब्रेन में क्लॉट आया था, ब्रेन में नस फटी थी। जब ब्रेन में क्लॉट आया, नस फटी, तो ब्रेन का एक हिस्से ने काम करना कर दिया बंद। अब जब दिमाग का एक हिस्सा काम नहीं कर रहा तो वो जो काम करता था मांसपेशी को चलाने वाला वो भी नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से हमें पैरालिसिस होता है। पैरालिसिस के अंदर एक्सरसाइज ज़रूरी है, बट ब्रेन पे काम करना उतना ही ज़रूरी है जितना हमारी एक्सरसाइज। क्योंकि जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हम ब्रेन को ही सिखा रहे हैं कि इस हाथ को चलाना कैसे है, बट क्या हमारा ब्रेन रेडी है सीखने के लिए? जब तक हम ब्रेन को रेडी नहीं करते तब तक हमें पैरालिसिस में करने वाली एक्सरसाइज का रिजल्ट नहीं मिलता। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना होता है पैरालिसिस ट्रीटमेंट के अंदर, कि अपने ब्रेन को रेडी करना होता है कि जो आप एक्सरसाइज कर रहे हो वो सीखे, क्योंकि वही हमें आगे चलने लायक, बोलने लायक, हाथ से काम करने लायक बनाता है। तो मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो के बाद आप एक पूरी की पूरी वीडियो देखें जिसके अंदर किस तरह से पैरालिसिस पेशेंट का ट्रीटमेंट किया जाता है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, उसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पूरू धवन और आज हमारे साथ हैं हुसैन साहब। हुसैन साहब को पैरालिसिस और पार्किंसन दोनों की दिक्कत रही है। ठीक है, और पहले आप बताइए कि पिछले महीने आपको क्या दिक्कत थी, क्या महसूस करते थे? पिछले महीने चलने में लड़खड़ाते थे सर। अच्छा। गिरने का खौफ था, डर था, लेकिन अब और पहले से बेहतर है। ठीक है, अब 1 महीने में शरीर में क्या बदलाव हुआ? काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा हूँ पहले से। क्या अच्छा हुआ? जो आपको हाथ कांपता था, अब हाथ कांपता है? कम कम रहा।
हाथ करो सामने, पहले ज्यादा कांपता था। हाँ काफ़ी ठीक है, और गिरने का डर आपका खत्म हो जी गया। जी जी। उसके बाद आपका नींद में क्या फर्क आया? नींद बहुत अच्छी आ रही है पहले पहले से। की नींद नहीं आती थी? घबराहट सी होती थी, अब आपको घबराहट होती जी थी? अब जो आती है नहीं। अच्छा, और मांसपेशियों में अकड़न हाँ हल्की बहुत है। हल्की फुल्की रह जी गई है, इस पे गर्दन में थोड़ी बहुत रह गर्दन गई, में गर्दन जी। हिलाओ पूरी। ठीक है, अब लगता है काम पे जा पाओगे? हाँ बिल्कुल। ठीक है, और स्पीड थोड़ी सी आई? काफ़ी स्पीड आई है सर। एक बार चल के दिखाओ। चलते समय अभी भी हाथ कांप रहा है? ठीक है, आप इनके साथ रहते हो, आपको इनके अंदर क्या बदलाव नजर आया? जी सही आया थोड़ा बहुत, पहले से यानी कि बहुत सही आया है, अच्छा यानी चवन्नी बराबर सही आ गया है अच्छा, जी। मतलब पहले आप, पहले ऐसे लग रहा था कि चलते चलते लग रहा था ऐसा कि गिर जाएगा। हाँ हाँ, हाथ में कंपन बहुत ज़्यादा था। अच्छा, अभी हाथ का कंपन थोड़ा बहुत कंट्रोल में आ गया। कंट्रोल में आ गया सर। ठीक है, और क्या बदलाव नजर आया? जी बोल रहा था कि भूख नहीं लग रहा है, तो थोड़ा बहुत यानी कि खाना भी खाया जाता है, भूख भी हाँ, 2-4 रोटी 2-3 रोटी खा लेता है। घबराहटपन पहले ज़्यादा था, वो खत्म हो गया। परेशानी है। ठीक है, अभी भी थोड़ा सा चलने में तो थोड़ी दिक्कत है, उसको हम अभी सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, चाल आज ठीक करेंगे। तो आपने खुद देखा कि पार्किंसन के पेशेंट हो चाहे पैरालिसिस के पेशेंट हो, दोनों में ही बहुत अच्छा आराम आता है अगर हम सही तरीके से काम करते हैं। ये जो रिजल्ट आप 1 महीने में देख रहे हैं, ये क्यों आए, किस वजह से है, उसको भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जब हम पार्किंसन की बात करते हैं तो पार्किंसन के अंदर ब्रेन के सेल्स मर रहे होते हैं, डिग्रेड हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से ब्रेन के सेल्स जो एक केमिकल बनाते हैं डोपामाइन, वो नहीं बन पाता, और आपका जो कोऑर्डिनेशन है मसल्स के साथ, ब्रेन का कोऑर्डिनेशन है, वो कम होना शुरू हो जाता है, और पेशेंट में कंपन देखने को मिलती है, गिरने का डर लगता है, क्योंकि पैर की मांसपेशियां, कमर की मांसपेशियां पे ताकत महसूस नहीं होती। और जब हमने इसको ठीक करना है तो हमारे पास 2 रास्ते होते हैं, या तो हम डोपामिन को बाहर से हम लेते रहे, सिंडोपा हम चलाते रहे, जैसे आप खा रहे थे। जी उसके साथ दिक्कत क्या होती है कि आपने ब्रेन के अंदर जो सेल मर रहे हैं उनको मरने से रोका ही नहीं, वो मरते चले जाएंगे और सिंडोपा की मात्रा आपकी बढ़ती चली जाती है। नुकसान क्या होता है कि कुछ टाइम के बाद सिंडोपा काम करना बंद कर देती है, सिंडोपा खाते हुए भी आपको आराम देखने को नहीं मिल रहा होता। मगर अगर हम ब्रेन के अंदर जो नुकसान हो रहा है उस नुकसान को होने से रोक दें तो हमारा काम बन जाता है। तो ब्रेन के अंदर जो नुकसान हो रहा होता है एक कारण से हो रहा होता है, उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है। अपने आप तो कोई चीज होगी नहीं, ब्रेन के सेल अपने आप तो मरेंगे नहीं, कोई ना कोई कारण जरूर होगा। अगर आप वो कारणों को हटा देते हो, उन रीजंस को हटा देते हो, तो ब्रेन के सेल्स आगे बनना जो है वो बंद कर जाते हैं। अब पार्किंसन में ब्रेन के सेल्स को नुकसान पहुंचाने वाले बहुत सारे रीजंस हैं, ठीक है। कुछ को हम कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो हम क्या देखते हैं, जो हमारे कंट्रोल में आने वाली चीज़ें हैं, अगर हम उनको कंट्रोल कर लेते हैं तो पेशेंट में बहुत तेज़ी से हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं, जैसे हमें हुसैन साहब के साथ देखने को मिला। अभी सिर्फ 1 महीना हुआ है, बहुत ड्रास्टिक चेंजेस हैं, बट हम इन चेंजेस को आगे कैरी फॉरवर्ड करने के लिए थोड़ा टाइम जरूर लगता है, क्योंकि 1 महीने का अगर हम टाइम स्पेन देखें बीमारी के हिसाब से देखें तो बहुत छोटा है। 1 महीने से भी कम हुआ, 20 दिन। 20 दिन हुए हैं अभी सिर्फ। 1500 हो गया। अच्छा, तो अभी घर जा रहे हो क्या? जी घर तभी दवाई लेने आए हो? जी इसीलिए ठीक आ है। गए। चलो, अब हम थोड़ा सा आपको ट्रेनिंग करते हैं, क्योंकि आप जो गिरने का आपको डर लगता है वो एक कारण से लगता है कि आप आगे की तरफ झुक के चलते हो। अगर आप आगे की तरफ झुक के चलोगे ना तो हमेशा आपको गिरने का डर बना रहेगा। तो एक बार आप खड़े हो जाओ, नीचे रखो, ढीले छोड़ो, हाँ चलो। शरीर का देखो, आप आगे के हल्की तरफ झुकते हो, ये झुकना नहीं है, ये सीधे रहना है पीछे की तरफ, ठीक है। आराम से चलना, पैर निकालना, पहले एड़ी फिर पंजा, फिर एड़ी फिर पंजा, ठीक है। आराम से चलना है, एक एक कदम, कोई जल्दबाजी नहीं है। चलो, जैसे मैं पैर को वैसे चलना, हाँ चलो चलो, हाँ हाँ चलो, ठीक है। हाथ को थोड़ा ढीला छोड़ो कि हिले, हाँ हिल रहा है। नहीं ऐसे नहीं हिले, ऐसे हिले। जब मैं चलता हूँ तो मेरे हाथ हिलके हिलते रहते हैं ना, तो इसको ढीला छोड़ के चलना है, क्योंकि ये हमें वजन संभालने में मदद करते हैं। तो हाथ को बिल्कुल ढीला छोड़ दो, नरम छोड़ दो, हाँ हिलने दो उनको अपने हिसाब से, ठीक है। अब फिर दोबारा से चलो,
ठीक है। बॉडी को आप थोड़ा सा स्टिफ कर रहे हो क्योंकि मांसपेशियां अभी थोड़ी सी अकड़ी हुई है, थोड़ी सी अकड़न खत्म होगी, आपकी चाल ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो आपने खुद देखा कि छोटी छोटी चीजें होती हैं, हमने ध्यान देना होता है कि हम पैर किस तरह से रख रहे हैं। अगर हम पैर को इस तरह से रखेंगे तो चाल अलग अलग है, अगर हम इस तरह से रखेंगे तो चाल हमारी बदल जाती है। तो अक्सर पेशेंट को दर्द कब लगता है, जब वो आगे की तरफ झुक के चल रहा होता है, जी जी जी। ये चाल बन जाती है। तो हमने झुक के नहीं चलना होता, हमने सीधा चलना होता है। जब हम सीधा चलेंगे, पैर को जैसे एक एंगल पे रखना होता है, एड़ी पहले पंजा बाद में। जब हम इस तरह से चलते हैं तो पेशेंट को गिरने का डर खत्म हो जाता है। दोबारा चल के दिखाओ, बताओ डर है, बचा कुचा नहीं है, खत्म। ठीक है, तो आपको अपने पोस्चर पे भी ध्यान रखना है क्योंकि बीमारी हमारे चलने का और चीजों को बदल देती है। तो आपको पहले वाली फॉर्म में जाने के लिए आपको उसको समझना पड़ता है कि हमने पहले कैसे थे। तो आप ठीक थे तो ऐसे चलते थे जैसे आज चल रहे हो, अभी चल रहे हो। जब आप बीमार हुए तो आपने पूरा पंजा रखना शुरू कर दिया, ये चाल बना ली। जब हमने चाल ये बना ली, तुम्हारी चाल ये शरीर मुझे आगे की तरफ झुकाना पड़ा, फिर गिरने का खौफ आने लग गया। ठीक है, तो एड़ी पंजा करके चलोगे कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप समझ गए कि पार्किंसन बीमारी चाहे बड़ी जरूर है, प्रोग्रेसिव जरूर है, बट ऐसा नहीं है कि उसके जो सिम्टम्स हैं, जो बीमारी को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। एक अच्छी डाइट, एक अच्छी एक्सरसाइज और एक अच्छा मार्गदर्शन बहुत होता है पेशेंट के लिए। और अगर पेशेंट उसको लाइफ टाइम कंटिन्यू करता है, जो मार्गदर्शन दिया है, चाहे खाने में हो चाहे एक्सरसाइज करो, तो भी बीमारी पलट के वापस नहीं आती, रुक जाती है। ठीक है, कुछ थोड़ा बहुत जरूर रह जाता है, मैं ये मानता हूँ, बट आपकी उम्र है अभी 40 साल, यहाँ से बढ़े आगे 40 साल और अगर बीमारी को बढ़ने देंगे तो वो तो अगले 10-20 साल में हालत बहुत बुरी कर देगी। तो जितनी जल्दी आपको इसके बारे में पता लगे उतनी जल्दी इस पर कंट्रोल कर लेना समझदार बेहतर होता है। ठीक है, इसी के साथ आप सभी चलने की आगे चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।